एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सीकेज एकेडमी में। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग यूपी टेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपको निश्चित ही 30 में 30 नंबर वाली एक स्कोरिंग होगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा और इस साइकोलॉजी के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा आते हैं हम अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आपके सामने है, अधिगम पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है C.L. क्लार्क, क्लार्क एलहल, स्पीयरमैन या फिर गुड। तो इसका सही जवाब है क्लार्क एलहल। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर अधिगम के पुनर्बलन सिद्धांत, ठीक है, री जिसे हम कहते हैं, तो इसके प्रतिपादक हैं क्लार्क एल हल। ठीक, अगला आपका प्रश्न है, कक्षा में सीखे गए जोड़ गुणा भाग आदि के ज्ञान का प्रयोग बालक बाजार में क्रय की गई वस्तुओं के मूल्य के हिसाब किताब में करता है। यह है तो क्या है भाई? अधिगम है यानी सीखना है, अधिगम का स्थानांतरण है, बालक का अनुभव है या फिर इनमें से सभी है। तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी। ठीक है भाई, जोड़ गुणा भाग बालक ने सीखा है तो बाजार में वो क्रय की गई वस्तुओं में हिसाब किताब में ये सब कर रहा है। तो क्या अधिगम है, सीख भी रहा है, अधिगम का स्थानांतरण भी है और बालक अपने अनुभव के आधार पर ये सब कर रहा है, अर्थात इनमें से सभी सही हो जाएगा। तीसरा आपका प्रश्न है, अधिगम के किस सिद्धांत में अभ्यास द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके सामने, वुडवर्थ का, प्रेशी का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का। तो इसका सही जवाब है क्रो एंड क्रो ने कहा था कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा था। अगला प्रश्न है, प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपके सामने है, गुड का, क्रो एंड क्रो का, स्किनर का या फिर वुडवर्थ का। प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, तो भैया ये कहा था स्किनर महोदय ने। ठीक है, स्किनर की ये डेफिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, शिक्षक व्यवहार का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने है, प्रत्यक्ष व्यवहार, परोक्ष व्यवहार, शाब्दिक व्यवहार या फिर संक्रिया व्यवहार। तो सही जवाब है संक्रिया व्यवहार। अगला प्रश्न है आपके सामने, अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है प्रशंसा, पुरस्कार, नेतृत्व, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर भैया इसका सही जवाब है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी ये प्रश्न देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में सफल बनाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से आंतरिक अभिप्रेरक है, यानी आंतरिक अभिप्रेरक कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन है, भय, आदत, अनुकरण, प्रशंसा। तो सही जवाब आपके सामने है भय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरक की बात की जा रही है, तो इनको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नैसर्गिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो भय है वो जन्मता होता है, ठीक है, जन्म से ही होता है। आदत को आप अर्जित करते हैं, ठीक है, और अनुकरण भी सीखा जाता है, प्रशंसा भी सीखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भय आपका जो है कि आंतरिक अभिप्रेरक है। ठीक, अगला है, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार। क्या कह रहा है? अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है। तो क्या है भैया?
दिवा स्वप्न, उत्सुकता, आलस्य या फिर कुसमायोजन। तो सही जवाब है उत्सुकता। ठीक, अगला आपका प्रश्न है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, मैकिल्ड लैंड, सिम्पसन, उगलस एवं हालैंड। उगलस नहीं, डगलस होगा। ठीक है, तो मैकिल्ड लैंड का है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? सीखने के लिए प्रमुख है। ऑप्शन है रटकर, याद करना, अनुकरण करना, अर्थ निर्माण करना, अनुबंधन करना। तो सही जवाब है आपके सामने अर्थ निर्माण करना। ठीक है, सीखने के लिए प्रमुख है। अगला आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? ऑप्शन आपके सामने है निर्देश, पुरस्कार, संवाद, व्याख्यान। तो सही जवाब आप देख पा रहे हैं निर्देश। ठीक, क्या है? निर्देश है। मध्य बचपन की अवधि क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये जो है कि, तो यहाँ पर देखना ऑप्शन है आपके सामने 6 से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद, जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष। तो मध्य बचपन की अवधि की बात करें तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। ठीक है, जो कि आपका बाल्यावस्था में आता है। ठीक, इसे मध्य बचपन की अवधि कहा जाता है। अगला आपके सामने प्रश्न है, प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ठीक है, किसकी भूमिका क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन है आपके सामने भैया अनुकरण। ठीक है, क्या है ऑप्शन? अनुकरण है, पुनर्बलन है, भाषा है और भौतिक विश्व के अनुभव। तो इसका सही जवाब है भौतिक विश्व के अनुभव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना। ठीक है, अगला है पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो क्या है भैया? दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पना, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता या फिर लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार। तो सही जवाब है आपका लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से या फिर पुनर्बलन से। तो सही जवाब है उसके सामाजिक संदर्भ से। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि वाइगोत्स्की महोदय सामाजिक विकास के लिए ही जाने जाते हैं ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन है ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। ठीक है, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। ठीक, 3 नंबर है भाषा, अर्थात भाषा क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है भाषा, भाषा विचार प्रक्रिया का निर्माण नहीं कर सकती, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला है केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। ठीक है, क्या है भैया? निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित कर देता है या समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो सही जवाब इसका देखते हैं, इसका सही जवाब है आकलन को सीमित कर देता है। क्या? केवल कागज पेंसिल और जांचों द्वारा आकलन। ठीक है, 20 नंबर है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते हैं।
तो सही जवाब है अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अब यहाँ पर आप जो भी प्रश्न देख रहे हैं ये मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षाओं में और आगे भी पूछे जाएंगे। एक पैटर्न आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 21 नंबर है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उनसे प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर, उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। 22 नंबर है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की। तो देखिए यहाँ पर तुलना करना तो फिलहाल गलत ही होगा। बच्चों को प्रेरित करने की, ये सही हो सकता है। बच्चे को डांटने की, गलत है, डांटना नहीं चाहिए। बच्चे को नियंत्रण में रखने की, तो गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, अगला आपका प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की किस योग्यता का आकलन करते हैं? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, सही उत्तर की व्याख्या करने के लिए, तो भाई बहुविकल्पीय तो सही उत्तर की व्याख्या का तो मतलब होता नहीं, चूँकि वो डिस्क्रिप्टिव में होता है। सही उत्तर की पहचान करने में, सही उत्तर का प्रत्यय स्मरण करने में, सही उत्तर का निर्माण करने में। तो देखिए यहाँ पर ये भी आपका सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इनमें दो में कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर का प्रत्यय स्मरण करने में। ठीक है, 24 नंबर है, सामाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, अर्थात क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है आनुवांशिक संचरण, एक संस्कृत की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन, मूल्य और विश्वासों का अर्जन। तो सही जवाब है आपका आनुवांशिक संचरण। ठीक है, 25 नंबर है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? परिपक्वन प्रखंड, स्कीमा जिसे हम अवधारणाएं कहते हैं, विकास क्षेत्र या फिर जीन। तो इसका सही जवाब है मेरे दोस्तों स्कीमा जिसे हम अवधारणाएं कहते हैं। 26 नंबर है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं या स्वयं से बात क्यों करते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है भाई। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अब आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि 30 क्वेश्चन में से कितने के उत्तर आपको ऑलरेडी पहले से पता थे। आप इसको भी कमेंट करके देख सकते हैं और हर एक टेस्ट में अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक, अगला है, अधिगम अशक्तता वाले बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं, बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ठीक है, तो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे भैया ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। कौन? अधिगम अशक्तता वाले। ठीक है, 28 नंबर है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो सही जवाब है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये चारों अवस्थाएं किसने बताई हैं भाई? जीन पियाजे महोदय ने बताई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक या पारिभाषिक शब्द हैं, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, विकास अधिगम से स्वतंत्र है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। 30 नंबर है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है,
विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रमण पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्देशित होता है। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपको इस पे ध्यान देना होता है, नहीं वाले पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन सवाल ये है कि बोरिंग लगे या फिर इंटरेस्टिंग लगे, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं आपके यूपी टेट में, तो आपको इनको देखना ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पर केवल विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्देशित होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपने देख लिए हैं आज के इन 30 प्रश्नों को। तो यहाँ पर वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।